बीजेपी के 10 बड़े नेता जिन्हें मोदी शाह के युग में साइडलाइन कर दिया गया। और नंबर 1 वाले की कहानी सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10 पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। एक समय था जब दिल्ली की राजनीति में डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम सबसे ऊपर चमकता था। वो पेशे से डॉक्टर हैं, स्वभाव से बेहद शांत और छवि एकदम दूध की तरह साफ। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो इन्हें देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल 2020 में एंट्री हुई कोविड-19 महामारी की। बस यहीं से इनका सितारा गर्दिश में चला गया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश में हाहाकार मचा तो विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह घेरा। गोदी में बैठी मीडिया भी सवाल पूछने लगी। मोदी शाह की जोड़ी को अपनी छवि बचाने के लिए किसी न किसी को तो मोहरा बनाना ही था। आखिरकार सारा ठिकरा डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सिर पर फोड़ दिया गया। रातों रात उनसे मंत्री पद छीन लिया गया, मानो कोरोना वायरस उन्हीं की वजह से आया हो। हद तो तब हो गई जब 2024 के चुनाव में उनका लोकसभा टिकट भी काट दिया गया। बेचारों ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। पर रुके, जब देश के स्वास्थ्य मंत्री का यह हाल हो सकता है तो सोचिए वाजपेयी जी के दौर के उस चाणक्य का क्या हुआ होगा जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया था। अगले नंबर पर जो नाम है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं अरुण शौरी जी। अरुण शौरी जी कोई आम नेता नहीं है, वो देश के सबसे धाकड़ पत्रकारों में से एक रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विनिवेश मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पीएम पद के दावेदार बने तो अरुण शौरी जी ने उनका खुलकर समर्थन किया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नई सरकार में उन्हें कोई बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन राजनीति में उम्मीदें अक्सर कांच की तरह टूट जाती हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें सरकार में घास तक नहीं डाली। बस फिर क्या था, आहत स्वाभिमान वाले अरुण शौरी जी ने कैमरे के सामने आकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल दिया। उन्होंने मोदी सरकार के काम करने के तरीके को ढाई लोगों की सरकार कह दिया। उन्होंने नोटबंदी और आर्थिक नीतियों की ऐसी व्याख्या उधेड़ी कि बीजेपी के कान खड़े हो गए। जो कभी पार्टी के थिंक टैंक थे, उन्हें अनुशासनहीनता का ठप्पा लगाकर ऐसा बाहर का रास्ता दिखाया गया कि आज वो टीवी डिबेट्स में भी नजर नहीं आते। वैसे अरुण शौरी जी अकेले नहीं थे जो वाजपेयी सरकार के नवरत्न थे और बाद में बेगाने हो गए। उनके ही एक बेहद करीबी साथी के साथ जो हुआ वो तो और भी ज्यादा फिल्मी है। देखना चाहते हैं कौन है वो? नंबर 8 पर आते हैं यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी वाजपेयी सरकार में देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे सबसे रसूखदार पदों पर रह चुके थे। प्रशासनिक अनुभव के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। 2014 के बाद उन्होंने सोचा था कि मार्गदर्शक के तौर पर ही सही उनकी पूंछ बनी रहेगी, लेकिन मोदी शाह के दौर का पहला नियम यही है, या तो आप पूरी तरह हमारे रंग में रंग जाइए या फिर किनारे बैठ जाइए। जब यशवंत सिन्हा जी को लगा कि नई बीजेपी में उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है तो उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अखबारों में लेख लिख कर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह फेल बता दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया और अंत में पार्टी छोड़ दी। साल 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में तो वो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर गए। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस पूरी लड़ाई में उनका राजनीतिक वजूद बीजेपी से हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बुजुर्ग नेता थे इसलिए साइडलाइन हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे भी सुपरस्टार नेता थे जिन्होंने अपनी ही पार्टी की लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चलिए उनके पास चलते हैं। नंबर 7 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। खामोश डायलॉग से सिनेमा हॉल में तालियां बटोरने वाले शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक थे। पटना साहिब सीट से वो भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचते थे। अटल आडवाणी के दौर में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन 2014 के बाद जब अमित शाह जी ने पार्टी की कमान संभाली तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को लगा कि उन्हें वह तवज्जो नहीं मिल रही जिसके वो हकदार थे। फिर शुरू हुआ शत्रुघ्न सिन्हा जी का ट्विटर वॉर। वो रोज सुबह उठकर अपनी सरकार के खिलाफ ऐसे तीखे ट्वीट करते थे कि विपक्षी पार्टियां भी मजे लेने लगती थीं। वो नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक हर फैसले पर पीएम मोदी को सीधा निशाना बनाते थे। हद तो तब हो गई जब वो शत्रु बनकर विपक्ष की रैलियों में जाने लगे। मोदी शाह ने लंबे समय तक धैर्य रखा, लेकिन 2019 के चुनाव में उनका पत्ता साफ कर दिया गया। उनका टिकट कटा वो
तो वो कांग्रेस में गए और फिर टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से सांसद बने। बीजेपी में उनके लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो खुलकर दुश्मनी की थी, लेकिन सोचे उस फायरब्रांड नेता का क्या हुआ होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर आंदोलन के लिए झोंक दी थी। अगला नाम आपको हैरान कर देगा। नंबर 6 पर आती हैं उमा भारती जी। उमा भारती जी को कौन नहीं जानता। वो राम मंदिर आंदोलन का सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा थी। उनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रहीं और 2014 में मोदी सरकार में उन्हें गंगा पुनरुद्धार मंत्री भी बनाया गया। लेकिन उमा भारती जी के साथ एक दिक्कत थी, वो बेहद अप्रत्याशित हैं और कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता। मोदी साय के नए संगठन के ढांचे में अनुशासन सबसे ऊपर है। यहाँ बिना इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता। उमा भारती जी कई बार शराबबंदी को लेकर अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई, दुकानों पर पत्थर तक चला दिए। केंद्रीय नेतृत्व को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई और कोई बड़ा नेता इस तरह सरकार की किरकिरी कराए। धीरे धीरे उनसे मंत्रालय ले लिया गया और उन्हें चुनावी राजनीति से पूरी तरह दूर कर दिया गया। आज वो सिर्फ बयानों तक सीमित रह गई हैं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां बात सिर्फ एक साधारण नेता की नहीं बल्कि उस शख्स की होगी जो कभी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और जिसने पीएम मोदी के गुरु की भूमिका निभाई थी। नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के उन कद्दावर स्तंभों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को जमीन पर उतारा। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी सीट से सांसद थे, लेकिन मोदी लहर के दौरान उनसे कहा गया कि वो यह सीट नरेंद्र मोदी जी के लिए छोड़ दें और खुद कानपुर से चुनाव लड़ें। उन्होंने पार्टी का आदेश मान लिया, लेकिन असली झटका उन्हें 2019 में लगा। अमित शाह जी ने एक नया नियम लागू किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी नेता को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस नियम की आड़ में मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट काट दिया गया। उन्हें सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल नामक एक ऐसे डिब्बे में डाल दिया गया जिसकी बैठक आज तक कभी नहीं हुई। वो चुपचाप घर बैठ गए क्योंकि संगठन के सामने उनकी एक न चली। सोचे जब पूर्व अध्यक्ष का यह हाल हुआ तो पार्टी के सबसे बड़े कानूनी और आर्थिक दिमाग वाले उस नेता का क्या हुआ होगा जो आज भी अकेले ही पूरी सरकार को हिलाने का दम रखता है। नंबर 4 पर आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय राजनीति के वो वन मैन आर्मी हैं जिनसे विरोधी तो क्या अपनी ही पार्टी के लोग भी खौफ खाते हैं। वो कब किस पर कौन सा केस ठोक दें कोई नहीं जानता। कांग्रेस को कोर्ट में घसीटने और गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन मोदी शाह ने उन्हें कभी भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। स्वामी जी को वित्त मंत्री बनना था, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो सोशल मीडिया पर रोज सरकार की आर्थिक नीतियों और चीन नीति का मजाक उड़ाने लगे। स्वामी जी को लगता था कि उनके कद के कारण उन्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने कोई एक्शन लेने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें दोबारा नहीं भेजा गया। आज वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही साइडलाइन किया गया? रुकिए, अब जिस युवा नेता की बात होने वाली है उसका सरनेम ही राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड है। फिर भी उसके साथ जो खेल हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नंबर 3 पर आते हैं वरुण गांधी जी। वरुण गांधी जी मेनका गांधी जी के बेटे हैं और उनके नाम के पीछे गांधी सरनेम लगा है। एक समय था जब उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भविष्य और सीएम पद का दावेदार माना जाता था। उनके भाषण बेहद आक्रामक और फायरब्रांड होते थे। युवाओं में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता थी, लेकिन साल 2017 के बाद से ही उनके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब किसान आंदोलन हुआ तो वरुण गांधी जी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर किसानों का समर्थन किया। लखीमपुर खीरी की घटना पर उन्होंने खुलकर ट्वीट किए। बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर वो लगातार अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहे। मोदी शाह के राज में यह साफ है
ये आप सरकार से बड़े नहीं हो सकते। नतीजा यह हुआ कि पहले उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाया गया और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका पीलीभीत से टिकट ही काट दिया गया। एक झटके में एक चमकते हुए युवा नेता का करियर ठप नजर आने लगा। हालांकि राजनीति की हवा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में टिकट करने के बाद अब संगठन ने वरुण गांधी जी को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी देकर मुख्य धारा में वापस खींच लिया है। अब हम उस नाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कल तक एक पूरे राज्य की तकदीर का फैसला करती थी, लेकिन दिल्ली के दो दिग्गजों ने उनकी बिसात ऐसी पलटी कि वो बस देखती रह गईं। नंबर 2 पर आती हैं वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रहीं और राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा थी। उन्हें राजस्थान की महारानी कहा जाता है। उनका अपना एक बहुत बड़ा विधायकों का गुट था जो सिर्फ उनके इशारे पर चलता था। मोदी शाह की जोड़ी को राज्यों में ऐसी मजबूत क्षेत्रीय छत्रा बिल्कुल पसंद नहीं है जो दिल्ली को आंखें दिखा सकें। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा जी का चेहरा आगे न करके सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। जब पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई तो सबको लगा कि वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन विधायक दल की बैठक में जब पर्ची खुली तो सब हैरान रह गए। एक पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वसुंधरा जी को मंच पर सिर्फ ताली बजाने के लिए छोड़ दिया गया। उनका पूरा पावर सेंटर एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। भले ही महारानी की जयपुर की गद्दी छिन गई हो, लेकिन दिल्ली दरबार में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देकर उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया गया ताकि वोट बैंक नाराज ना हो। और अब समय आ गया है उस नंबर 1 नाम का जिसके बिना बीजेपी के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिन्हें साइडलाइन करना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। नंबर 1 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी वो शख्स हैं जिन्होंने 1980 के दशक में सिर्फ 2 सीटों वाली बीजेपी को अपने दम पर खड़ा किया। उनकी रथ यात्रा ने देश की राजनीति का रुख बदल दिया और बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। साल 2013 में जब गोवा कार्य समिति में नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की बात चल रही थी, तब आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था। वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अमित शाह जी ने संगठन की कमान संभाली। आडवाणी जी के साथ जो हुआ उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उन्हें सक्रिय राजनीति से बेदखल कर दिया गया। संसद में उनकी सीटें पीछे कर दी गई। जो नेता कभी पूरी पार्टी चलाता था उसे मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाकर घर पर बैठा दिया गया। हालांकि उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जरूर दिया गया, लेकिन उनकी राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह शून्य कर दिया गया। यह मोदी शाह युग का सबसे बड़ा संदेश था कि पार्टी में अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों का सिक्का चलेगा।